नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। गुजरात विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण का प्रचार अभियान चरम पर। सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं की रैलियां। पहले चरण के मतदान में कल 63% से अधिक वोट डाले गए। सरकार ने ड्रोन और ड्रोन उपकरणों के लिए 120 करोड़ रुपए की उत्पादन प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने लुधियाना न्यायालय विस्फोट मामले में वांछित आतंकी हरप्रीत सिंह को दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया। अमेरिका और जापान ने उत्तर कोरिया के हाल के बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षणों के लिए उस पर नए प्रतिबंध लगाए। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में रात 8:30 बजे दक्षिण कोरिया का मुकाबला पुर्तगाल से और घाना का सामना उरुग्वे से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं विमलेंदु पांडे। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार जोरों पर है। प्रचार अभियान कल शाम 5 बजे समाप्त होगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए रैलियां, सार्वजनिक सभाएं और घर घर जाकर संपर्क कर रहे हैं। सभी राजनीतिक दल मतदाताओं तक पहुंचने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह भी चुनावी जिलों में सघन प्रचार कर रहे हैं। कांकरेज में चुनावी रैली को संबोधित करने के बाद श्री मोदी सोजित्रा, पाटन और अहमदाबाद में 3 और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। श्री शाह आज महसाणा जिले में चुनावी रैलियां संबोधित कर रहे हैं। शाम को वह वडोदरा में एक रोड शो करेंगे और अहमदाबाद में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इनके अलावा स्मृति ईरानी, पुरुषोत्तम रूपाला, गजेंद्र सिंह शेखावत सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता आज राज्य में प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल और इमरान प्रतापगढ़ी आज खेड़ा और दाहोद जिले में प्रचार करेंगे। आम आदमी पार्टी की ओर से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज उत्तर गुजरात में कई जगहों पर रोड शो कर रहे हैं। सुशील चंद्र तिवारी के साथ अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। बनासकांठा के कांकरेज में एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार राज्य में लगातार सिंचाई योजनाओं के विस्तार पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार नर्मदा का पानी राज्य के सभी हिस्सों में ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने किसानों की आर्थिक उन्नति में डेयरी उद्योग की भूमिका की सराहना की। सोमवार को होने वाले इस चरण के चुनाव के लिए 833 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चरण में मध्य और उत्तरी गुजरात के 14 जिलों की 93 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इनमें 6 सीटें अनुसूचित जाति और 13 अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हैं। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। इस बीच गुजरात में कल पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण रहा। इस दौरान 63% से अधिक मतदान हुआ। इस चरण में सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात की 89 सीटों पर वोट डाले गए। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। 250 वार्ड के लिए रविवार को मतदान होगा और वोटों की गिनती 7 दिसंबर को होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अन्य दलों के नेता तथा उम्मीदवार रोड शो, जनसभा और घर घर जाकर संपर्क करने में लगे हुए हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राजनीतिक दल मतदाताओं को रिझाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। प्रमुख दल भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने शहर के अलग अलग हिस्सों में अपने नेताओं को मैदान में प्रचार अभियान के लिए उतारा है। इस चुनाव में कचरा प्रबंधन, भ्रष्टाचार और एमसीडी कर्मचारियों की समस्याओं जैसे मुद्दे प्रमुखता से छाए रहे हैं। सत्तारूढ़ भाजपा एमसीडी में और बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के अपने वायदे के साथ साथ जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के कथित वीडियो लगातार उजागर कर आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर अपने चुनाव अभियान में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय राजधानी में कचरा सहित नागरिक मुद्दों को हल करने में भाजपा की कथित विफलता पर सवाल उठा रही है। वहीं कांग्रेस एमसीडी में समस्याओं के लिए भाजपा और आप दोनों को दोषी ठहराते हुए कई कल्याणकारी योजनाओं को शुरू करने का वायदा करते हुए शहर में पिछली शीला दीक्षित सरकार द्वारा किए गए कार्यों का हवाला दे रही है। दिवाकर के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इस बीच दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए हर संभव कदम उठा रहा है।
आकाशवाणी से विशेष बातचीत में राज्य चुनाव आयुक्त विजय देव ने कहा कि मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए वरिष्ठ नागरिकों, पहली बार मतदान कर रहे युवा मतदाता और महिलाओं के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। वोटर टर्नआउट को और इंक्रीज करने के लिए और युवाओं को अट्रैक्ट करने के लिए इस बार हमने स्पेशली फर्स्ट टाइम इनोवेटिव मेजर्स का इस्तेमाल किया है, जिसमें कि आईटी इनिशिएटिव्स को बहुत बड़े पैमाने पे हमने यूज किया है। वोटर्स की सुविधा के लिए व्हाट्सएप के नंबर जारी किए हैं। ये सारे अरेंजमेंट्स जो किए हैं कि युवाओं को अट्रैक्ट करने के लिए फर्स्ट टाइम वोटर्स पे हमारा खास करके फोकस है। और मैं ये अपने श्रोता हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बड़ी संख्या में हमें मतदान में भाग लेना है। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने मतदान के दिन राष्ट्रीय राजधानी में सुबह 4 बजे से मेट्रो रेल सेवा चलाने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने ड्रोन और ड्रोन उपकरणों के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी वर्तमान वित्त वर्ष से 2 वर्ष की अवधि के लिए दी गई है। इसके लिए 120 करोड़ रुपए की योजना का खर्च तय किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना को नागरिक उड्डयन मंत्रालय लागू कर रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि योजना का उद्देश्य देश में ड्रोन और ड्रोन उपकरणों के उत्पादन को बढ़ावा देना है। इस प्रक्रिया में स्वदेशी उद्योगों को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मंत्रालय ने यह भी बताया कि योजना के अंतर्गत देश में ड्रोन और ड्रोन उपकरणों के विनिर्माण से जुड़ी कंपनियों को सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME और स्टार्टअप के क्षेत्र की कंपनी का वार्षिक कारोबार ड्रोन के लिए 2 करोड़ रुपए और उपकरणों के लिए 50 लाख रुपए होना चाहिए। MSME से अलग कंपनियों के लिए ड्रोन के लिए 4 करोड़ रुपए और ड्रोन उपकरणों के लिए 1 करोड़ रुपए की वार्षिक बिक्री होना जरूरी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यह भी बताया कि कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाला अधिकार प्राप्त समूह योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने सर्वाधिक वांछित आतंकी हरप्रीत सिंह को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया है। वो मलेशिया के कुआलालंपुर से कल दिल्ली पहुंचा था। हरप्रीत सिंह लुधियाना में न्यायालय की इमारत में हुए जबरदस्त विस्फोट के मामले में मुख्य आरोपी है। इस विस्फोट में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और 6 लोग घायल हो गए थे। उच्चतम न्यायालय ने 1994 के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जासूसी मामले में वैज्ञानिक नम्बी नारायण को फंसाने के मामले के 4 आरोपियों को केरल उच्च न्यायालय से मिली जमानत रद्द कर दी है। आरोपियों में एक पूर्व पुलिस महानिदेशक भी शामिल है। न्यायमूर्ति MR शाह और CT रवि कुमार की पीठ ने यह मामला वापस केरल उच्च न्यायालय को भेजते हुए कहा है कि आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका पर नए सिरे से विचार करें। केरल उच्च न्यायालय का इस मामले में आदेश 2021 में आया था। उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को भी निर्देश दिया है कि चारों आरोपियों को 5 सप्ताह तक गिरफ्तार न किया जाए। प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई, मुंबई और दिल्ली में शेयर दलाल और वित्तीय सेवा कंपनियों के कार्यालयों और आवासीय परिसरों में 16 स्थानों पर छापे मारे हैं। जांच से पता चला है कि इन कंपनियों के निदेशकों और लाभ प्राप्तकर्ताओं ने 160 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर बाजार से बाहर भेज दिए और बाद में बड़ा फायदा लेने के लिए इन्हें बेच दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।
ये आकाशवाणी है। केंद्र ने एफएम रेडियो चैनलों से कहा है कि वे मादक पदार्थों, हथियार और गैंगस्टर का महिमा मंडन करने वाले गीतों का प्रसारण न करें, क्योंकि ऐसे विषय बच्चों पर दुष्प्रभाव डालते हैं और गैंगस्टर संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के परामर्श में कहा गया है कि ऐसे गीतों और विषयों का प्रसारण आकाशवाणी कार्यक्रम आचार संहिता का उल्लंघन है। और अब फीफा विश्व कप की खबरों के साथ हैं आनंद श्रीवास्तव। फीफा विश्व कप में ग्रुप चरण के रोमांच का आज अंतिम दिन है। ग्रुप एच में भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे दक्षिण कोरिया का सामना पुर्तगाल से और घाना का मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुर्तगाल ने पहले ही प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अब इस ग्रुप से नॉकआउट में जाने के लिए घाना, दक्षिण कोरिया और उरुग्वे के बीच होड़ है। घाना उरुग्वे को हराकर बिना किसी अगर मगर के अंतिम 16 के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। रात 12:30 बजे ग्रुप जी में सर्बिया का सामना स्विट्जरलैंड से और ब्राजील का मुकाबला कैमरून से होगा। ब्राजील प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुका है। अब स्विट्जरलैंड, कैमरून और सर्बिया में से कोई एक ही आगे का सफर तय करेगा। अगर स्विट्जरलैंड जीत गया तो सर्बिया और कैमरून बाहर हो जाएंगे। इससे पहले कोस्टा रिका को हराने के बावजूद जर्मनी लगातार दूसरी बार ग्रुप चरण से बाहर हो गया। क्रोएशिया के साथ ड्रॉ खेलकर बेल्जियम का सफर भी समाप्त हो गया। मोरक्को, जापान, स्पेन और क्रोएशिया ने अंतिम 16 में जगह बना ली है। बैडमिंटन में भारत के तंकारा ज्ञान दत्तू तलाशीला अंडर 17 एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में पुरुष सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। कल उन्नति हुड्डा ने अंडर 17 महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अमेरिका और जापान ने उत्तर कोरिया के हाल में किए गए बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण के विरोध में उस पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इस बीच उत्तर कोरिया ने कहा है कि ये मिसाइल परीक्षण अमेरिका और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों दक्षिण कोरिया और जापान के उकसावे के जवाब में किया गया है। भारत का नौसैनिक बेड़ा मैत्री यात्रा पर वियतनाम के हो ची मिन सिटी जा रहा है। दक्षिण चीन समुद्र में तैनात भारतीय नौसैनिक पोत शिवालिक और कमोरटा वियतनाम के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान भारतीय पोत वियतनाम की नौसेना के साथ अनेक व्यावसायिक संपर्क की गतिविधियों में भाग लेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत G20 समूह की अध्यक्षता के दौरान यूक्रेन सहित कई वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श के माध्यम से आम सहमति बनाने का प्रयास करेगा। भारत ने कल 1 वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता औपचारिक रूप से ग्रहण की। भारत ने दिसंबर महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाल ली है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्वाचित सदस्य के रूप में अपने 2 साल के कार्यकाल में भारत ने दूसरी बार परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। इससे पहले पिछले वर्ष अगस्त में सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली थी। रूस ने पाकिस्तान को अपने कच्चे तेल पर 30 से 40% तक की छूट देने से इनकार कर दिया है। इस हफ्ते पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने कच्चे तेल की खरीद के बारे में मॉस्को में हुई बातचीत में कीमतें कम करने का अनुरोध किया था। पाकिस्तान का सरकारी प्रतिनिधिमंडल पिछले महीने की 29 तारीख से 3 दिन की मॉस्को यात्रा पर था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रसिद्ध ओडिया अभिनेत्री झरना दास के निधन पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा है कि ओडिया फिल्मों में झरना दास के उत्कृष्ट योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने झरना दास के प्रशंसकों और परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गुजरात विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण का प्रचार अभियान चरम पर। सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं की रैलियां। पहले चरण के मतदान में कल 63% से अधिक वोट डाले गए। सरकार ने ड्रोन और ड्रोन उपकरणों के लिए 120 करोड़ रुपए की उत्पादन प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने लुधियाना न्यायालय विस्फोट मामले में वांछित आतंकी हरप्रीत सिंह को दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया। अमेरिका और जापान ने उत्तर कोरिया के हाल के बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षणों के लिए उस पर नए प्रतिबंध लगाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।